राव मालदेव जो है ये जैसलमेर पर अटैक करते हैं। 1536 में मालदेव ने किसके ऊपर अटैक किया था? तो 1536 में जैसलमेर पर अटैक किया था। किस पर अटैक किया था? जैसलमेर पर। और जैसलमेर के राजा थे जिनका नाम था राव लूणकरण भाटी। राव लूणकरण भाटी नाम था। और जब राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण भाटी पर अटैक किया, उस समय लूणकरण भाटी कहते कि भाई हमारी लड़ाई करने की क्षमता तो है नहीं, इतना पावर तो हमारे अंदर है नहीं कि हम आपके साथ में युद्ध कर सके, हम आपके साथ में संधि कर लेंगे। और मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी संधि होती है ना, तो कमजोर पक्ष मजबूत पक्ष वाले के साथ में अपनी बेटी की शादी करता है। और लूणकरण की एक बेटी थी जिसका नाम था उमादेव। और राव लूणकरण ने उमादेव को कहा, इस मालदेव को कहा कि भाई मैं अपनी पुत्री उमादेव की शादी तुम्हारे साथ में कर दूंगा। मालदेव ने कहा भाई परगने बहुत सारे जीत लिए, लड़ाई दंगा बहुत सारा कर लिया, अब एक आधो ब्याह भी कर लिया। और मालदेव राजी हो गया कि भाई मैं शादी के लिए तैयार हूं। और जिस दिन मालदेव की शादी हो, मालदेव की बारात है, तो जोधपुर के मारवाड़ के राजा की बारात अगर जैसलमेर आती है तो बारात देखने वालों की तो कोई कमी नहीं रहेगी। आसपास के सभी लोग मालदेव की बारात देखने के लिए पहुंचते हैं। और बारात देखने की बात आती है तो सबसे आगे कौन आती है? महिलाएं आती हैं। क्योंकि बारात देखने का सबसे ज्यादा कोड भी किसको होता है? लुगाइयां लोग है। उनको बारात से कोई मतलब नहीं होता है, दूल्हे से मतलब होता है। चाहे छोरो बापड़ो कितो ही फूट रहो, वैसे 10 दिन तक फेशियल लगातार करवा ले, लेकिन फिर भी वह थोड़ी मोटी कमी काट दी है। और तो गणेश सोना चौकाड़ा 2 दांत बहुत मोटा तलड़ी थारे बट को बढ़े, लेकिन नहीं, उनको कमियां निकालना जरूरी होता है। और बारात का डेरा देखने में प्रसंग महिलाओं के द्वारा जलो गीत गाया जाता है। तो बारात देखने के लिए अगर महिलाएं आएगी तो गांव के वो लड़के भी आएंगे जो 22 से 15-20 बार नटा चुके होते हैं। और वो लड़के भी आते हैं और वो लड़का भी दूल्हा को देखता है। और वो लड़के दूल्हे को देखते हैं और दूल्हे को देखकर अगर दूल्हा फूट रहा होता है तब तो बोलते नहीं है। अगर आप बुंडो यस ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम मरना छोड़ो और मिलिया वेरू देख लो, है ना। तो वो लड़के भी बारात देखने के लिए जरूर आए। अब मालदेव की शादी हो और जिस लड़की की शादी होती है, सच्ची है ये, झूठ थोड़ी दिल पर लगी है सीधी, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, मेरे तो बोला गया यार, हर चीज में अनुभव काम नहीं करता। बता मेरे ऊपर खट्टा अनुभव लगू है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मतलब तो पुट्ठी मार दी है, बड़ी बेगी मारी है। पर ऐसा है ना कि मेरे साइड में अनुभव नाम की चीज खत्म हो गई है। क्योंकि हमारे क्या होता है कि जब पैसे के चक्कर में हमने बचपन को खोया है और जवानी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में फिर हमने जवानी को खो दिया, अब सीधा बीच वाला डिपार्टमेंट खत्म हो जाए, सीधा बुढ़ापा ही आएगा बचपन से। क्योंकि जिस टाइम में हमें कुछ भी, यानी कि टाबर जी को 9वीं 10वीं क्लास को टाबर हुआ है, ये टाइम वो क्या जाना है, उसको क्या पता होता है। लेकिन आजकल का टाबर अलग है थोड़ा। आजकल तो 9वीं 10वीं क्लास का टाबर तो मतलब इतना खतरनाक वाला प्यार होता है उनमें, आप सोच नहीं सकते। सारा सच्चो प्यार ही बार नहीं तैयार हो गया। बिंग बाद वाला प्यार सच्चो को नहीं है, बिंग बाद में क्या धीरे धीरे म्याद घटन लग जाए, फिर चाइना डिपार्टमेंट और लग जाए, भी एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, बस ये चलता रहता है सिलसिला। लेकिन जो 10वीं 12वीं वाला प्यार होता है, भी मैंने बहुत बार देखा है कि 10वीं क्लास की छोरियां इतनी तैयार हो गए स्कूल से, यार मतलब क्या करेगी वो यार। अरे तो मैंने सुनो, मैंने 10-12 दिन स्कूल में पढ़ाया, 12वीं क्लास में 10-12 दिन नहीं पढ़ाया था। भी कोई मास्टर भाग गया था और उन्होंने कहा कि यार हमारा सिलेबस बीच में रह गया और 12वीं वाले टाबरों को आपको पढ़ा के आना है। तो उस क्लास में शायद 60-70 एक टाबर थे, उनमें 10 लड़के थे और बाकी लड़कियां थी। और छोटे टाबर जो होते हैं ना, वो ज्यादा जानते नहीं है कि भाई किस पद पे आदमी खड़ा है, इसके प्रति हमें क्या सोचना चाहिए। गुरुजी तो गुरुजी हो, टाबरों का भाव जो वो थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मैंने हाथा जोड़ी करके छोड़ा था, ना साहब मेरे ऊपर कौन पड़ा है ना, भी उसको छोड़ना ही बेटर था। एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने के लिए ऑफर आया था कि आपको गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना है ना जी। हाँ भाइयों कौन पढ़ाई थे, आने कौन पढ़ाई से ए पढ़ेड़ी हो फुल अन कौन पढ़ा उसका। और अगर लड़का साथ में बैठा हुआ है और लड़कियां भी है लड़के भी है, उनको पढ़ाना मुश्किल नहीं होता है। अकेली लड़कियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। एक मैडम के लिए अकेले लड़कों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। वो लड़कों को पढ़ाती है तो बेचारी गडकरी सी मैडम साइंस की हुआ है,
और साइंस की मैडम भी साइंस में टॉपिक भी शेष है तो बापड़ी जी अगर पढ़ाण भी लाग जानी तो भी नीचे ही देखना पड़े सामने देखियो टिंगर हंस जाए और टिंगर मतलब सामने देखते फिर उनका नजरिया बदल जाता है ना, तो उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आपा थोड़ा छेला टाइप का रह गया तो बिया भी कौन पढ़ा सके है ना। तो जब उमादे की शादी हो, उमादे की बारात आए तो सभी लोग बारात देखने के लिए आए, तो उमादे को भी लगा कि मुझे भी अपनी बारात को देखना चाहिए। अब जिस लड़की की शादी होती है वो दूल्हे को नहीं देखती है, क्योंकि दुल्हन तो घनी बार देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल पर भी देखे है, इन मैंने घूम तो आजकल तो पहला पूछ लिया भी दोनों छोरा छोरी पूछो कि भी अन्य एक दूसरे ने पसंद है कौन, और बटे औकात आपकी मोटी मोटी दई जाए, छोरी छोरा उठा पड़ जाए, छोरा छोरी उठा पड़ जाए, ये मोटी मोटी बातें में बेरो चाल जाए। लेकिन पहला ऐसा को नहीं होता, तो उम्मदे बारात को नहीं देखना चाहते, दूल्हे को नहीं देखना चाहती, बारात को देखना चाहती है, क्योंकि उम्मदे को भी लगे भी मेरी बारात कितनी बढ़िया है, कितने गाती घोड़े आए हैं, कितने साधन वगैरह लेकर आए हैं। और उम्मदे जैसी बारात देखने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से महल के ऊपर जा रही थी, तभी एक रूम के अंदर लड़ने की आवाज आ रही थी। उम्मदे ने देखा लड़ कौन रहे, और लड़ कौन रहे थे, राव लूणकरण भाटी और उनकी पत्नी लड़ रहे थे। राव लूणकरण भाटी अपनी पत्नी को कहे कि जैसे ही मालदेव तोरण मारने के लिए आगे आएगा तो मैं मालदेव को खत्म कर दूंगा। और लूणकरण भाटी की पत्नी उन्हें समझाए कि महाराज आपकी बेटी का पति है, आपका दामाद है, हमारे हिंदू समाज में रिश्ता आधा विवाह माना जाता है, लेकिन इधर तो बारात भी डेरे पे आके खड़ी है और आप मालदेव को मारने की बात कर रहे। लूणकरण कहे कि जो आदमी कल भला मारने आया था आज मैं उसको छड़ा कैसे मारने दे सकता हूं, मैं उसको खत्म कर दूंगा। ये बात उमादे ने सुन ली, और उमादे ये बात सुनती और उमादे ने सोचा कि भाई अब मुझे पति बरता नारी होने का प्रमाण जो है वो देना पड़ेगा। ये मेरा बाप जो है वो आवेश में आकर मालदेव को खत्म कर सकता है, क्योंकि जैसलमेर वाले दुर्ग की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और उमादे ने एक पत्र लिखा मालदेव के नाम, और उस पत्र में लिखा कि मालदेव थोड़ा बच के रहना, बापू आवेश में आ रखा है, कभी भी मार सकता है। मालदेव ने पत्र को पढ़ने के बाद में कहा कि वैसे भी मैं इनके हाथों नहीं मरने वाला था, और खैर तुमने कहा है फिर तो बच के रहना ही पड़ेगा। तुम अगर पति भरता नारी होने का प्रमाण दे सकती हो तो मैं भी अखंड पत्नी भरता नारा होने का प्रमाण दूंगा। और मालदेव ने अपने 4-5 बाउंसरों को बुलाया, अपने सैनिकों को बुलाया, ये वे लूणकरण जी जैसे मेरी तरफ आगे बढ़े तो उनको वहीं पर रोक लेना। तो महाराज टेंशन ही मतलब थरता पुगनी कौन था। जैसे तोरण मारने के लिए मालदेव आगे बढ़े तो लूणकरण बाटी मालदेव की तरफ आगे आते हैं, और उन बाउंसरों ने पकड़ लिया, बोले हाँ महाराज किन्ने मुंह चक्या, मतलब भाई मेरी बेटी की शादी है, दामाद तोरण मारने के लिए दामाद को देखने जा रहा हूं। उन्होंने कहा महाराज दामाद को क्या देखो, बेटी को क्या रोज थोड़ी हो है, आज ना चिल्ल करा छांटो मरा के छोड़ दियो बापड़ो चक्कर खान। तो फिर थोड़ी देर के बाद में फिर सोचता है कि अब तो बच गया, लेकिन फेरों वाले टाइम तेरे को कौन बचाएगा। अब मालदेव जब फेरों पे पहुंचा, लूणकरण फिर आगे बढ़ा, फिर सैनिकों ने पकड़ लिया। बोले महाराज किन्ना मुंह चक्के, बोले फेरा देखने जाओ। फेरा देखेड़ा कौन, तारा आप कौन देखा दे मेरा, अरे फेरा को के देखो, आज चिल करा और 2 टैंक और मरा के छोड़ दियो, फिर बापड़ो चक्कर खान। तो फिर थोड़ी देर के बाद में फिर मालदेव लूणकरण कहता है कि अब भी बच गया, लेकिन कन्यादान तो बाप ही करेगा, और कन्यादान वाले टाइम फिर मार दूंगा तेरे। और जब कन्यादान वाले टाइम आगे बढ़ा तो सैनिकों ने कहा महाराज कन्यादान तो कोई भी कर सकता है, बड़ा भाई कर सकता है, दादा कर सकता है, नाना कर सकता है, मामा कर सकता है, थारी खट्टे आवश्यकता को नहीं। और फिर छंटो मरा के छोड़ दिया। ऐसे करते कराते शादी हो गई। अब शादी के बाद में तो बेचारा लूणकरण भी कुछ नहीं कर सकता। अब शादी हो गई, उसके बाद में टेंशन ये कि उमादे के साथ में कौन जाएगी। अब इधर उधर दासियों से पूछा भी कौन सी दासी उमादे के साथ जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि रानी के साथ में दासियां जाती थी, और जो दासियां जाती, जो रानी का भाई भतीजा जाता वो परमानेंट ही रानी के साथ ही रहता था। आजकल भी ऐसा होता है कि जब बहन की शादी होती है तो उसका कोई भाई भतीजा बहन के साथ जाता है, और अगले दिन अगला मेंढा जाकड़ा छोड़ के जानता रहे, लेकिन पहला परमानेंट बैठे ही रखता। और मेंढा झाकणु पहला किताबा का झाकणो पड़ेगा, राजी ना हो ये सीधा मेंढा झाकी से को नहीं। जो दासियों से पूछा लूणकरण भाटी ने कि कौन सी दासी उमादे के साथ जाएगी, तो सभी दासियों ने मना कर दिया कि भाई कोई क्या मैं नाइडी को नहीं, कोई क्या मेकअप कौन करेडो, कोई क्या फेशियल कौन करेडो, कोई क्या मेरा बा केरेटिन कौन कराएडी, स्टेड कौन कराएडी, फलान डिकड़, मतलब सभी ने मना कर दिया। और लास्ट में एक सज धज के दासी तैयार बैठी थी, और उसका नाम था बारमली। अब बड़ी फूटरी, और ये हमेशा सज धज के रहती थी, बिल्कुल भी मतलब रेत तो गोलागढ़ नहीं थी, इतनी फूटरी होती है। और बारमली को कहा कि बारमली तुम जाओगी किसके साथ में, उमादे के साथ। बारमली कहती है ठीक है महाराज मैं चली जाऊंगा। अब बारमली
उमादे के साथ में जोधपुर आ गई, मारवाड़ आ गई। और मारवाड़ आई तो शाम को, जिस दिन शादी हुई थी उस दिन शाम को मालदेव जी जब महल के अंदर आए तो मालदेव ने पत्र पहुंचाया कि भाई मालदेव की ड्योढ़ी जो है वो महल में पधार चुकी है और उमादे को ये सूचना दी जाए। अब उमादे कहती है कि मैं तैयार ही नहीं हूँ, मेरे को टाइम लगेगा, अभी आ गए फलाना डिगड़। तो उमादे ने बारमली को कहा कि बारमली तुम जा और जाके मालदेव को कहो कि उमादे को टाइम लगेगा। अब बारमली मालदेव को ये कहने के लिए जा रही थी कि उमादे को टाइम लगेगा, इधर मालदेव जी नशे में थे और मालदेव ने बारमली को उमादे समझ लिया। और बारमली गई तो थी लेकिन पाछी नहीं आई। तो उमादे को लगा कि दुष्ट पति, तुम मेरे आने तक का इंतजार तक नहीं कर सका, ऐसा पति मुझे आज चाहिए न कल। और उमादे नाराज होकर महल छोड़कर चली जाती है। और उमादे कहाँ चली गई थी? तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी। और उमादे आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रहती है और इसको इतिहास में कौन सी रानी कहा जाता है? रूठी रानी। और जैसे ही उमादे नाराज होकर चली गई तो बारमली किसके पास में रह गई? मालदेव के पास में। और मालदेव कहता है कि वाह उमादे, तुमने तो मौज कर दी, खुद गई सो गई लेकिन अपने से भी फूट रही, अपनी दासी को मेरे पास में छोड़ के गई। ऐसी पत्नी भगवान सभी को। और थोड़े दिन के बाद में जब ये 1544 वाला गिरी सुमेल का युद्ध होने की संभावना हुई तो मालदेव को लगा कि भाई मेरी पत्नी जो है वो रूठ कर कहाँ बैठी है? तारागढ़ दुर्ग में बैठी है, तो मुझे अपनी पत्नी को बुलाना चाहिए। और मालदेव जी उमादे को मनाने के लिए एक व्यक्ति को भेजते, उसका नाम था ईश्वरदास, या हम यूं कहें ईश्वरदास। ईश्वरदास या ईश्वरदास जी को भेजते हैं कि आप जाओ और उमादे को जैसे तैसे करके राजी करके वापस लेके। और ईश्वरदास जी जाकर उमादे को कहते हैं कि बेटा तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह जोधपुर दुर्ग के अंदर है और तुम्हें वापस चलना चाहिए। और उमादे ईश्वरदास की बातें मान भी लेती है, उमादे जाने को राजी भी हो जाती है। जब उमादे आने को राजी हुई तो मालदेव की अन्य रानियों को लगा कि अगर उमादे आ गई तो स्वीट हार्ट तो उमादे बनेगी, माने कौन पूछेगा। तो उन अन्य रानियों ने किसको भेज दिया था? आशा बारट को भेज दिया कि आशा बारट को भेजा कि आप जाओ और कैसे भी करके उमादे को आने से रोको। और आशा बारट जाकर उमादे को कहते हैं कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मान, दो दो गयन न बंदे हेको खंबू ठान। कि अगर तुम्हें पति चाहिए तब तो तुम कहाँ जाओ? जोधपुर। और अगर इज्जत चाहिए तो तुम कहाँ रहो? तारागढ़। क्योंकि तुम अगर जोधपुर जाओगी तो तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी, लोग ताना मारेंगे, तू तो घनी रूठ के गई, सरियों को नहीं पाछो आना पड़ेगा। और अगर तुम यहाँ रहोगी तो लोग तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे कि पत्नी हो तो किसके जैसी? उमादे जैसी, जो अपने पति से रूठ कर गई थी और आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही थी। ये बातें उमादे को दिल पे लगती है और उमादे जाने से इनकार कर देती है कि अब मैं कभी भी मालदेव के पास में या जोधपुर नहीं जाऊंगा। ये गिरी सुमेल वाला युद्ध भी समाप्त हो गया था, उमादे फिर भी नहीं आई थी। फिर एक दिन कहते हैं कि बारमली जैसलमेर की तरफ मुंह करके खड़ी थी और बारमली जैसलमेर की तरफ देख रही थी और जैसलमेर की तरफ जोर जोर से बिजलियां कड़के, बारिश भी बहुत तेज आ रही थी। और वो जैसलमेर को देखकर थोड़ी आंखों में आंसू ला रखे थे उसने। मालदेव ने बारमली से पूछा कि बारमली जैसलमेर की याद आ रही है? बारमली का महाराज याद तो घनी आवे लेकिन जाऊं के मुंह लेके? बढ़ जानता है लोग तानो मारसी, कैसी मारी बहन को, मारी ननद को घर उजाड़ गया है। मालदेव ने कहा वो तुम टेंशन मत लो, वो मैं अपने आप ही सेटल लूं। जानो है कि जैसलमेर? बोले हाँ महाराज जानो। तो मालदेव ने जैसलमेर वालों को पत्र लिखा कि मालदेव की बारमली आ रही है, किसी ने कुछ कहा तो गोड्डे तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा जी महाराज हमें क्यों कहना है इसको, इसने पहले से ही हमारा सत्यानाश तो करके छोड़ ही दिया है, अब हम इसको क्यों कुछ कहें। और बारमली रहती वैसे ही थी सज धज के। वे कईयों को आदत ऐसी होती है कि चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने आप से बाज नहीं आते हैं। और बारमली वैसे ही तैयार होके जैसलमेर गई और जैसलमेर गई तो वहां पर उमादे का कोई भाई था रतन सिंह, और रतन सिंह के 3 पत्नियां थी। और वहां पर जाकर बारमली अपने डोरे किस पर डालना शुरू कर देती है? रतन सिंह पे। और रतन सिंह पे डोरे डालना शुरू किया तो रतन सिंह की पत्नियां कहती है कि पहला तो हमारी ननद को घर उजाड़ गई है और अब मोटो मोटो मार लो घर सल्टा दियो है, माने स्पष्ट दिखण लग रही है। तो उन रानियों में से किसी एक रानी का भाई था जिसका नाम था बागा। और उस रतन सिंह की पत्नी ने अपने भाई बागा को पत्र लिखा कि भैया ऐसे करके एक बारमली नाम की दासी है और उस बारमली नाम की दासी ने पूरा का पूरा सत्यानाश करके छोड़ दिया है। पहले तो हमारी ननद का घर उजाड़ा था और अब मोटा मोटा तेर लो जीजो भी का पूरा उठ गयो है, अब तू जाने तेरे काम जाने। बागा ने कहा तुम टेंशन मत लो, इसको मैं अपने आप ही सलट लूंगा। और बागा आता है जैसलमेर और बागा एक डाकू था
और बागा ऊंट लेकर जैसलमेर आया। ऊंट को बागा ने महल के बाहर बांधकर बागा जैसलमेर दुर्ग में आया, और जैसलमेर दुर्ग में 2 मिनट रुका और वापस अपने ऊंट के पास में आकर आवाज लगाता है कि भाई साहब मैं वापस जा रहा हूं, मुझे सीख दे दो ताकि मैं वापस जा सकूं। और तब वो बागा की बहन कहती है कि मैं तैयार ही नहीं हूं, सीख ऐसे कैसे देने जा सकती हूँ, टाइम लगेगा। उसने उसके पास में बारमली बैठी थी सज धज के। उसने कहा बारमली तू तैयारी बैठी है, तू जाके बागा ने कह देगा सीख देगा। सीख होती है अपने कोई घर में आता है उसको 5-25 दे के भीड़ करते उसको सीख कहा जाता है। तो बारमली को बागा को सीख देने के लिए भेजा, और जैसे ही बारमली को बागा को सीख देने के लिए भेजा तो बागा ने वो जो हाथ में थाली ले रखी थी, बारमली ने रोड़ी मोड़ी वो टिक्का वगैरह वो ले रखा था, वो बागा ने थाली तो दी पर ने बगार बारमली ने बिठा ली ऊंट पर, और बागा ले गया किने बारमली। और रास्ते में बारमली को किससे मोहब्बत हो गई? बागा से। इस प्यार को क्या नाम दूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये था प्यार का रिश्ता। बागा किसको ले गया? बारमली को। जब बागा बारमली को लेकर गया तो इस बात का पता चला मालदेव को, और मालदेव कहता है बागा की ये मजाल, जो मालदेव की बारमली को लेकर चला गया, अभी की अभी सेना तैयार करो, मैं बागा के बमपण बाढ़ दूंगा। सामंतों ने समझाया, बोले महाराज आपको शर्म आनी चाहिए। बोले किस बात की? कि थारी खुद की पत्नी तो नाराज होगी, तारागढ़ दुर्ग में बैठी है, और एक दासीन छुड़ान खातर थे सेना लेकर जाऊंगा, थाने शर्म आनी चाहिए। तो मालदेव ने कहा तो क्या करना चाहिए? बोले महाराज किसी और को भेजो, और जैसे अगर हो सके तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन आप खुद सेना लेकर मत जाना। तब मालदेव जी आशा पारट को कहते हैं कि आशा जी आपने उमादे को आने से रोका था, और अब बारमली को आप ही लेकर आओ। लेकिन मन ही मन मालदेव को पता चल चुका था कि अब वो हमें छोड़ के जा चुकी है। मालदेव ने मन ही मन कह दिया होगा कि अब तुम्हें कोई और छुएगा, ये सोचकर पल पल मरता रहता हूँ, नग में लिखता हूँ और रात भर पढ़ता रहता हूँ। तुम्हें मेरे इश्क से आजादी हो जाए, तुम्हारी किसी और से शादी हो जाए, तुम मुझे मेरे इश्क का दान देना, अपने बेटे को मेरा ही नाम देना। मालदेव ने पूरा मन में सोच लिया था कि तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही मैं खाऊंगा जरूर। उस दिन मैं दूल्हों के सर पे सेरे देखूंगा, पूरी रात रुककर सातों फेरे देखूंगा। उस दिन मैं आखिरी बार नाचूंगा, वो तेरी बारात में नाचूंगा। लोग कहेंगे कि रुखसती के वक्त आंखों में आंसू क्यों नहीं, मैं कहूं मेरे महबूब की शादी और नाचूं क्यों नहीं, तेरे ब्याह में मैं ढंगू नाचूंगा। तो आशा बारट को भेजा किसको मनाने के लिए? तो आशा बारट को बारमली को वापस लाने के लिए भेजा जाता है। तो आशा बारट आज ठू चाल्यो और काल जागे बिन के गो वो अगली क्लास के मां पढ़ा। तो ये देखने के लिए देखे अगला पार्ट। सारा इन पर क्या कमेंट करो है, ये बात है। मतलब कोई भी बात हमें तेरे का नहीं सारो किया करे सारा, अरे रोड़ो के महाराज करके नहीं कोई, अरे कोई बात नहीं। मतलब जो भी कोई सेट बात होती है ना, उसके बाद में आपकी तरफ इशारा किया जाता है। कोई दिलदार तोड़गी का अच्छा ओ भी मम्मी आ गए, मन लगा लटा चुके थे चलो कोई बात नहीं, होता है भाई, होता है।